अशोक के अभिलेख हमने देखा था, उसकी भाषा पढ़े थे लास्ट समय में। उसकी भाषा को ध्यान देना है आपको। मैं आपको बताया था कुछ अपवादों को छोड़ करके केवल एक खरोष्टी लिपि का अपवाद आपको याद रखना है जो मिला है मानसेरा और सबाजगढ़ी से। रीजन बताया था क्यों, क्योंकि वहां पे विदेशियों का पहले कब्जा था। द्विभाषी लिपि में लिखा गया अभिलेख हमको मिला कहां से, कंधार से, शेरकुना या शानकुना कंधार से, अफगानिस्तान से। तो सब हमने देखा था कि क्यों दूसरी भाषा में वहां पर लिखा गया है। फिर हमने पढ़ रहे थे हम लोग मौर्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन या शासन कैसे होता था, शासन या प्रशासन का संचालन कैसे होता था। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको बताया था जो याद रखना है कि मौर्य प्रशासन बहुत ही ज्यादा केंद्रीकृत था। ये सीधे सीधे आपको प्रश्न पूछ सकता है। आपको बताया था कि शासन दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। तो भारत के इतिहास में दो भाग या दो साम्राज्य ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा केंद्रीकृत माने जाते हैं। एक तो मौर्य है और एक तो मुगल है। तो एक कंपैरिजन हमको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जबकि हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे वहां पे पढ़ते हैं कि उनका कम केंद्रीकृत था या विकेंद्रीकृत था। बताया था केंद्रीकृत होने का मतलब जब शक्ति केवल एक ही जगह से, एक ही केंद्र से बोल सकते हो संचालित होती है। सारे फैसले मतलब बोल सकते हो कि एक ही जगह के लोग मिलकर करेंगे, इसको बोलते हैं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। राजा के कुछ खास चुने हुए लोग ये सब मिलकर ही फैसला लेते थे, तब इसको बोलते हैं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। ठीक, जैसे आजकल मान लीजिए हमारे देश में सरकार है, हमारे संविधान के द्वारा पूरे स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन किया गया है। राज्यों के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, केंद्र के पास अपनी अलग शक्ति है। आप संविधान में पढ़ते होंगे शक्तियों का विभाजन। यहां तक कि नगरीय निकाय भी जो है, हमारे नगर पालिका, पंचायत, इनको भी क्या दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं कि ये विषय में आप कानून बना सकते हो करके। तो हमने शक्तियों को बांट दिया है, शक्तियों को बंटवारा कर दिया है। यह है आपका विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, सब कुछ राजा के कुछ खास चुने हुए अधिकारी या मंत्री बोल सकते हो, इनके द्वारा पूरा शासन का संचालन होता था। आपको बताया था यहाँ तक कि प्रांतों के प्रमुख भी कौन होते थे यहाँ पे, उनके बेटे, आर्यपुत्र या कुमार जिनको बोला गया है। ठीक, तो हमने देखा था इनका प्रशासनिक संगठन हम लोग कल देखे थे कि जो मौर्य साम्राज्य है ये बटा था प्रांतों में, और प्रांतों को कहा गया था चक्र। ठीक, और चक्र बटे थे एक और इकाई में जिसको हम लोग नाम दिए हैं जिला, और फिर सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ठीक, साम्राज्य का प्रमुख सम्राट होता था, प्रांत या चक्र के प्रमुख होते थे कुमार या आर्यपुत्र इनको बोला जाता है। जिले का प्रमुख कौन होता था, स्थानिक। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है स्थानिक, ये जिले का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, और ग्राम का ग्रामिक बोलते थे। ठीक, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद आपको बताया था प्रांत, सीधे सीधे आपको पूछ सकता है। तो प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत बोल लीजिए या चक्र बोल लीजिए, सीधे सीधे आपको प्रश्न आएगा मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत हुआ करते थे, या मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था। तो 5 लेना है। ठीक, कौन कौन से प्रांत थे। तो पहला प्रांत है उत्तरापथ। देखो नाम में लिखा है उत्तरापथ, ये उत्तर क्षेत्र का है। और उत्तरापथ आप याद रखिए, उत्तर पश्चिम, उससे उत्तर से पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब आज का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र है। ठीक, और यहाँ पे सबसे प्रमुख शहर क्या था हमारा, तक्षशिला, वो इसकी राजधानी थी। ठीक, तो सीधे सीधे पूछेगा कौन से प्रांत की राजधानी क्या थी करके, हमेशा इसको जोड़ी मिलाने के लिए देता है आपको। फिर एक दक्षिण का प्रांत था, दक्षिणापथ बोलते हैं उसको। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी। ठीक, जो वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र को मानी जाती है। फिर बात करें हम लोग अवंती, जैसे कि सम्राट अशोक सम्राट बनने से पहले किस प्रांत का गवर्नर था, अवंती का। ठीक, हमने पढ़ा था, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अशोक सम्राट बनने से पहले किस प्रांत का गवर्नर था, तो अवंती का। इससे हमको यह भी समझ में आता है कि राजकुमार भी पहले क्या होते थे, प्रांतों के प्रमुख हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैनी। ठीक, जिसको आज उज्जैन बोलते हैं। ठीक, तो ये ध्यान देना है। और चौथा प्रांत था प्राच्य प्रदेश, प्राच्य देश या मध्य देश, मतलब अपना आप सेंटर जो हुआ करता था, जो उनका मुख्य क्षेत्र मगध क्षेत्र जिसको बोलते हैं। राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। पूरे मौर्य वंश की या मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक, तो ये 4 प्रांत थे आपके। फिर आता है अशोक। हाँ, नहीं पूछेगा, तक्षशिला मतलब पाकिस्तान आपका, स्वर्णगिरी मतलब कर्नाटक है, उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश, नहीं पूछता वो सब आपका। आप यही पाटलिपुत्र मतलब पटना है आज का, बिहार। ठीक,
पांचवा प्रांत आपको बताया था मैं कलिंग, मतलब आज का उड़ीसा जो क्षेत्र है। ठीक, कलिंग की राजधानी क्या थी? हाँ, तोसली या तोसाली, ध्यान देना है। तो देखिए सीधे सीधे अगर आपको प्रश्न बना कि मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांत थे, कितने प्रांतों में बांटा गया था, तो 5 प्रांत आएंगे। लेकिन जब आपको स्पेशल मेंशन करे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने प्रांतों की स्थापना की थी या मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था, तब हमको लेना है 4। ठीक, ये बनाया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, और 5वां प्रांत किसने बनाया था? अशोक ने। तो ये ध्यान देना है हमको। अगर आपको लिखा रहे कि अशोक के समय कितने प्रांत थे, चंद्रगुप्त के समय कितने प्रांत थे, तो हमको अलग से आंसर देना है। फिर ओवरऑल 5 हुआ करते थे। तो इनकी राजधानी को ऐसे सीधे सीधे पूछता है। तो ये तो उनका क्या प्रशासनिक संगठन या संरचना बोल सकते हो कि कौन कौन सी इकाई थी, कैसे कैसे इनके साम्राज्य बटे हुए हुआ करते थे आपका। तो ये हो गया उनके प्रशासनिक संगठन। अब देखते हैं अधिकारियों को। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो प्रशासन था बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था, मंत्री वगैरह हुआ करते थे, कुछ लोग ज्यादा पावरफुल थे बोल सकते हो। तो प्रशासन में हमको देखना है मुख्य अधिकारियों को। अच्छा, प्रशासन का स्रोत क्या है? कौन कौन से ग्रंथों से हमको पता चल रहा है इसके प्रशासन के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ करता था? सबसे मुख्य तो अर्थशास्त्र है। चाणक्य से बड़ा तो राजनीति का विद्वान कोई प्राचीन इतिहास में हुआ ही नहीं है। ठीक, उसकी अर्थशास्त्र से हमको ये सब पता चलता है। इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका से, ठीक, वहां भी हम लोग देखेंगे। और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अशोक के अभिलेख। ठीक, तो महत्वपूर्ण अधिकारी हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, सबसे जो बड़े अधिकारी थे उनके बारे में। अब पहली बात तो हमको कुछ जानना है कि 4-5 जो सबसे शक्तिशाली अधिकारी थे जिनको ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछता है, उनको पहले देखेंगे। ठीक, तो चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में कहा है कि राज्य का सबसे प्रमुख अंग होता है सम्राट या राजा। सम्राट को चाणक्य ने राजा कहा है, स्वामी कहा है, स्वामी कहा है, प्रजा का स्वामी कहा है, प्रजा का राजा कहा है सम्राट को। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा सप्तांग सिद्धांत, वहां पे आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक, सम्राट की सहायता के लिए होते हैं आपके अमात्य, मंत्री। अमात्य मतलब मंत्री। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सप्तांग सिद्धांत, हम लोग आगे पढ़ेंगे। सीधे सीधे प्रश्न बनता है सप्तांग सिद्धांत से। मेरा यूट्यूब में वीडियो भी है इसका, वो भी आपको शेयर कर दूंगा मैं लिंक, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे भी उसको। तो चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में बताया है कि सम्राट ही सबसे शासन का केंद्र होना चाहिए, उसकी सहायता के लिए मंत्री होने चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, अमात्य होना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न आपको ध्यान देना है, इन जो मंत्री हैं, जो अमात्य हैं, आगे आपको बताऊंगा, इनको अर्थशास्त्र में साम्राज्य की आंखें कहा है चाणक्य ने। सप्तांग सिद्धांत का मतलब यह है कि जो राज्य के 7 अंग होते हैं सप्तांग, उनके शरीर के 7 अंगों से तुलना की गई है। राजा को बोला गया है सिर, साम्राज्य का सिर है राजा। वैसे साम्राज्य की आंखें बोली गई है अमात्य को, मंत्री को। जैसे आंखों का काम क्या होता है? देखना। ठीक, वैसे ही मंत्रियों का कर्तव्य है, दायित्व है कि वो आने वाली चुनौतियों को, समस्याओं को देखे, राजा को सही तरीके से सलाह दे। एक प्रश्न आपको थोड़ा बोल सकते हो कथन वाले तरीके से पूछ सकता है कि क्या मंत्री लोग पूर्ण तरीके से स्वतंत्र थे अपने फैसले लेने के लिए, कि मंत्रियों का मतलब ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया गया कि उनका फैसला आखिरी होगा? तो ऐसा नहीं हुआ करता था। चाणक्य ने बोला है कि मंत्रियों का काम है राजा को केवल सलाह देना, उसको मानना या ना मानना किसके ऊपर निर्भर है? राजा के ऊपर। ठीक, तो इनका जो हैसियत था वो केवल सलाहकारी के रूप में था, ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट बना के, ये प्रश्न आपको आ सकता है कथन में। तो याद रखिएगा कि मंत्री या मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की भी अलग अलग व्याख्या की गई है अर्थशास्त्र में। जैसे आजकल कुछ खास लोग होते हैं जो बड़े बड़े मंत्री, उनको कैबिनेट बोल देते हैं हम लोग, किचन कैबिनेट बोल देते हैं। ठीक, जो मिल के आपस में पहले फैसला लेते हैं, फिर जाके बड़ा कैबिनेट पूरा बनता है आपका, किचन कैबिनेट, कैबिनेट वैसे ही आपका। तो वही मंत्री परिषद के भी कई स्तर हुआ करते थे। तो मंत्री परिषद का कार्य था सम्राट को या राजा को सलाह देना, परामर्श देना। और राजा इसको मानने के लिए बाध्य नहीं थे, याद रखिएगा। ठीक, सम्राट सबसे ऊपर है, इसी को बोल रहे केंद्रीकृत शासन।
तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको फंसा सकता है। बाकी सप्तांग सिद्धांत में इसके बारे में और बताऊंगा आप लोगों को। जैसे आजकल किचन कैबिनेट होते हैं, वैसे कुछ खास अधिकारी होते थे, कुछ खास मंत्री होते थे जिनको मंत्रणा कहा गया है। फिर बहुत सारे मंत्री होते थे जिनको मंत्री परिषद बुलाता था मिला करके। ठीक, तो चाणक्य ने बताया है कि मंत्रियों का काम है राजा को सलाह देना। अपने सप्तांग सिद्धांत में साम्राज्य की आंखें कहा है मंत्रियों को, अमात्यों को। आंखों की तरह उसको काम करना चाहिए, राजा को आने वाली समस्याओं चुनौतियों के बारे में परिचय देना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि उसको वो सुधार कर सके। और राजा इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं कौन कौन से अधिकारी थे। अगर बात करें सबसे बड़े अधिकारी की, अब एक शब्द याद रखिएगा, तीर्थ। सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है आपको, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ क्या था। तो ये थे सबसे बड़े अधिकारी, शीर्षस्थ मतलब टॉप के। सीधे सीधे आपको प्रश्न पूछ सकता है कि मौर्य प्रशासन में जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे, जैसे आजकल जो सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर सचिव वगैरह होते हैं, हर विभाग के अपने अपने सचिव होते हैं वैसा। ठीक, तो हर विभाग के जैसे आजकल हम लोग सचिव देखते हैं, अधिकारी देखते हैं, वैसे ही बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का एक समूह था जिनको कहा गया तीर्थ। ठीक, आपको सीधे सीधे पूछ सकता है कि मौर्य प्रशासन में या अर्थशास्त्र में तीर्थ क्या है, तो शीर्षस्थ अधिकारियों या बोल सकते हो सबसे बड़े अधिकारियों का समूह, उनको एक शब्द में तीर्थ कहा गया है, सबसे बड़े अधिकारियों का समूह। तो एक सीधे सीधे प्रश्न आपको बन सकता है, क्योंकि ऐसे शब्दावली से बहुत प्रश्न बने हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न आपको बन सकता है, तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है, तो ध्यान देना है 18। 18 बड़े अधिकारी बताए गए हैं जिनको तीर्थ कहा गया है। इसमें से 10 बार तो आपको जानना ही पड़ेगा कौन कौन से तीर्थ थे, कौन कौन से अधिकारी थे करके। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत चाणक्य ने 18 प्रकार के बड़े अधिकारी बताए हैं जिनको क्या कहा जाता था, तीर्थ। ठीक, तो तीर्थ मतलब सबसे टॉप के अधिकारी, शीर्षस्थ अधिकारी बोल सकते हो, ये सीधे सीधे आ सकता है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के तीर्थ का वर्णन किया गया है, तो 18 बड़े अधिकारी बताए गए हैं। अब इसमें सबसे पहला हम लोग को लिखना है प्रधानमंत्री, या जिसको हम लोग बोल देते हैं पुरोहित। प्रधानमंत्री या पुरोहित बोल लीजिए हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय में ऐसी घटना थी कि प्रधानमंत्री का काम भी चाणक्य ही करता था और पुरोहित का काम भी चाणक्य ही करता था। तो दोनों को हम लोग एक ही मानते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री या पुरोहित। एक अधिकारी हो गया। अब नाम में लिखा है पुरोहित, मतलब किस विभाग को देखेगा ये तो सभी मंत्रियों का सबसे हेड होता था, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। दूसरा पुरोहित है, मतलब ये देखेगा धर्म विभाग। हम लोग वैदिक काल में भी पढ़े थे, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भी राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था पुरोहित, या उसी को बोल देते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, तो ये कौन सा विभाग देखेगा, धार्मिक विभाग को। ठीक, आपको ध्यान देना है, ये धार्मिक विभाग का प्रमुख था। धर्म विभाग, धार्मिक विभाग या दान विभाग, धर्म में ही आ जाता है दान, हमेशा का प्रमुख बोलते हैं। इसके अलावा मंत्रियों का सबसे प्रमुख हुआ करता था, सबसे प्रमुख सलाहकार बोल सकते हो, राजा का गुरु बोल सकते हो एक प्रकार से पुरोहित मतलब। तो ये ध्यान देना है आपको। तो 3-4 तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उसमें से एक प्रधानमंत्री था जो मंत्रियों का सबसे प्रधान हुआ करता था। ये धार्मिक विभाग और दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। फिर दूसरा आपको याद रखना है युवराज। 18 तीर्थ में से हमको 10-12 तो याद रखने ही है। इसके अलावा आगे देखेंगे 25 प्रकार के अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारे अधिकारी बताए गए हैं। इसीलिए बोला था चाणक्य को इतना महान व्यक्ति, इतना प्रशासन बनाया था। गुप्तचर पढ़ेंगे, सेना पढ़ेंगे, काफी कुछ है प्रशासन में। युवराज कौन होता है, कौन होगा युवराज, नॉर्मल आप सुने भी होंगे। राजा का उत्तराधिकारी जो आगे चल के राजा बनेगा। ठीक, बहुत सारे राजकुमार होते थे, उसमें से किसी एक को युवराज बनाया जाता था, वही राजा का उत्तराधिकारी होता था कि राजा के बाद ये गद्दी पे बैठेगा। ठीक, तो युवराज मतलब राजा का उत्तराधिकारी। तो ये भी बहुत ही शक्तिशाली पद हुआ करता था, इनका भी राज्याभिषेक होता था। प्रधानमंत्री, पुरोहित, युवराज, कई बार पूछा हुआ। फिर आपको याद रखना है समाहर्ता।
और सन्निधाता, ये दो अधिकारी तो बहुत बार आया हुआ है आपको, तो जो आसान है उनको तो आपको छोड़ना ही। प्रधानमंत्री मतलब धर्म विभाग देखेगा, पुरोहित है वो। धर्म मतलब दान भी देखेगा वो। युवराज मतलब राजा का उत्तराधिकारी जो आगे चल के राजा की गद्दी पे बैठेगा। अब समाहर्ता, समाहर्ता मतलब जानिए इसको कि राजस्व विभाग है ये, राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी बोल सकते हो, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी बोल सकते हो, तो उसको बोलते थे समाहर्ता। राजस्व मतलब वही टैक्स वगैरह के बारे में, आय व्यय का हिसाब किताब रखने वाला, आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला, बजट बनाना, तो ये सब काम है राजस्व विभाग का। तो ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, याद रखिएगा। समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग, लेकिन सन्निधाता बोलेगा तो याद रखें आपको कोषाध्यक्ष। कोष मतलब क्या होता है? खजाना, फंड बोल सकते हो आप, ठीक। तो कोषाध्यक्ष, या आप बोल सकते हो कि शाही खजाने का प्रमुख बोल सकते हो उसको आप। राजकीय कोष, सरकार का जो कोष है, खजाना है, इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं शाही खजाना, शाही खजाने का प्रमुख। तो ज्यादातर ये चार बड़े अधिकारी माने जाते हैं 18 में से। तो ये समाहर्ता और सन्निधाता कई बार आए हुए हैं आपको। तो ये चार अधिकारी आपको ध्यान देना है। समाहर्ता सन्निधाता बार बार आपको पूछा हुआ है। बहुत सारे अधिकारी तो मैं आपको अलग अलग टॉपिक में बताऊंगा, जब न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे वहां पे दो अधिकारी बताऊंगा। तो अब एक पॉइंट इसमें और जानिएगा, चाणक्य ने बोल सकते हो कि हमेशा योग्यता पर बल दिया है। ऐसा नहीं कि कोई पहचान का व्यक्ति है किसी के बेटा तो उसको अधिकारी बना देंगे, ठीक। यहां तक कि युवराज कौन बनेगा, राजा के बहुत सारे बेटे होते थे, युवराज बनने के लिए भी कंपटीशन एग्जाम होता था एक प्रकार का, जिसको नाम दिया गया उपधा परीक्षा, ठीक। इसको याद रखिएगा, एक यहाँ पे आप साइड में नोट करके लिख लीजिए, आपको पूछ सकता है। अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होती थी तो क्या बोलते थे? उपधा परीक्षण बोलते थे, परीक्षण या परीक्षा, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए। तो हर जगह पे योग्यता को बल दिया जाता था। अर्थशास्त्र की या चाणक्य की और अच्छा ही बात है बोल सकते हो। अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा, तो जो भी मंत्री अधिकारी बनाए जाते थे बकायदा वो अपने बोल सकते हो योग्यता के बल पर बनाए जाते थे। यहां तक कि जैसे कि राजा के जो पुत्र हैं, कुमार हैं, उनको भी कौन युवराज बनेगा यह भी तय होता था एक परीक्षा से। आपको बस इतना ही पूछ सकते हैं कि अधिकारियों की परीक्षा के लिए, सॉरी, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती थी उसको क्या थी? तो उपधा परीक्षा। या उपधा परीक्षा क्या है? तो कॉम्पिटिशन एग्जाम है एक प्रकार का, जिससे अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, ठीक। तो समाहर्ता सन्निधाता आपको ध्यान देना है। सबसे बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है, इनकी संख्या 18 बताई गई है। 4 तीर्थ हो गए आपके, ठीक। वैसे एक होता है सेनापति, नाम ही है सेना का, सबसे प्रमुख होगा वो, ठीक। एक तीर्थ वो हो गया। 2 तीर्थ मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजों को मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करूंगा, जब गुप्तचर व्यवस्था पढ़ेंगे वहां पे अलग अधिकारी बताऊंगा, अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें अगला नोट कर लिए एक अधिकारी सेनापति, तो नाम ही है सेनापति मतलब सेना का प्रमुख, सेना का प्रधान। अब सेना व्यवस्था के बारे में भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, कितनी प्रकार की सेना बताई है चाणक्य ने, वो सबके बारे में। 2 प्रकार के न्यायालय के बारे में आपको बताऊंगा, जज के बारे में बताऊंगा, वो अलग अधिकारी हैं। अब यहाँ पे आप लोग याद रखिए, एक दुर्गपाल और एक अंतपाल। अंतपाल एक अधिकारी है, एक है दुर्गपाल। दुर्ग मतलब क्या होता है? किला होता है, ठीक, फोर्ट होता है आपका, रक्षा प्राचीर बोल देते हैं। तो चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे, साम्राज्य की भुजाएं कही गई है दुर्गों को, किलों को। जैसे भुजा हमारे शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही दुर्ग हमारे साम्राज्य की रक्षा करते हैं, ठीक। तो बहुत प्रकार के आपके दुर्ग वगैरह की व्याख्या की गई है, दुर्गों का महत्व बताया गया है अर्थशास्त्र में। तो हर दुर्गों के अधिकारी होते थे, प्रमुख होते थे। जो राज्य के आंतरिक भाग में जो किले होते थे, मतलब जो हमारा साम्राज्य है उसके अंदर में जो किले हैं, उसके प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था अंतपाल। अंत मतलब आंतरिक, जो अंदर के किलों के प्रधान अधिकारी हुआ करते थे।
और सॉरी अंत नहीं बोलेंगे, उसको दुर्गपाल बोलते थे। अंत मतलब जो आपके बॉर्डर में जो किले हैं, साम्राज्य की जो सबसे सीमाओं पे जो किले हैं, उनके अधिकारियों को बोलते थे अंतपाल। ठीक, तो अंतपाल याद रखिएगा, जो बॉर्डर में रहते थे, सीमावर्ती, जो बॉर्डर में है आपके, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। हर दुर्ग का एक अधिकारी होता था और वो बॉर्डर में होते थे, तब उनको बोलते थे अंतपाल। सीमावर्ती दुर्गों का या सीमांत दुर्ग का रक्षक बोल सकते हो आप। ऐसे किले जो बॉर्डर पे हैं साम्राज्य के, जिनका सबसे मेन काम होता है, बोल सकते हो बाहरी आक्रमण को रोकना, विदेशियों के अवैध प्रवेश को रोकना, ये इनका काम होता था। तो जो बॉर्डर में है, सीमांत जो दुर्ग हैं, उनके अधिकारियों को, उनके रक्षक को कहा जाता था अंतपाल। और जो राज्य के अंदर में आते हैं, आंतरिक दुर्ग, उनके अधिकारियों को कहा गया है दुर्गपाल, आंतरिक। ठीक, तो आजकल थोड़े डिटेल में आ रहे हैं यहाँ से प्रश्न, हमेशा मौर्य काल से नए नए प्रश्न हमको देखने मिलते हैं। तो मैं इतना कुछ आपको बताऊंगा कि इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। टैक्स के बारे में नया नया प्रश्न आपको देखने मिल रहा है, चाहे पीएससी हो या व्यापम हो। मौर्य से, गुप्त से थोड़े डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य है। जितना बड़ा साम्राज्य, जितने बड़े उनके स्रोत, इतना कुछ हमको अर्थशास्त्र से जानकारी मिलता है, तो उतनी चीज हमको पढ़ना भी पड़ जाता है, फैक्ट। और एक याद रखिए, आठविक। आठविक मतलब वन विभाग। वन विभाग का प्रमुख। कितने अधिकारी हो गए? 4 पीछे पड़े थे, 4 या 8 हो गया 18 में से। ठीक, 2 आपको जज बताऊंगा, 10 हो जाएंगे। और कुछ आसान है, कुछ आसान है, उसको भी आप याद रख सकते हो। जैसे कि आप लिख लो नागरक। नागरक मतलब नगर विभाग का प्रमुख अधिकारी, जो नगरों को देखता था। जैसे कि पाटलिपुत्र सबसे बड़ा नगर हुआ करता था इस समय, नागरक, ये नगर विभाग का प्रमुख था, या नगरों का प्रमुख आप इसको बोल सकते हो। नगर प्रशासन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। नगर का प्रमुख, नगर का प्रमुख अधिकारी बोल सकते हो आप इसको। ठीक, नगर का प्रमुख अधिकारी, जैसे आजकल सीएमओ होते हैं, उस टाइप के। तो इतना फिलहाल अपने याद रखिए, बाकी अलग अलग टॉपिक में आपको अलग से बताऊंगा। तो सीधे सीधे अधिकारियों से प्रश्न बनता है ऐसा, बहुत सारे अधिकारी हमको और पढ़ना है। जैसे अगर आपको पूछें कि न्याय व्यवस्था के बारे में, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, तो भी उसको डिटेल्स हम लोग लिख लेते हैं। इसमें भी आपको 2 अधिकारी मिलेंगे। अभी आगे आपको अध्यक्ष बताऊंगा। फिर इंडिका में 2-3 अधिकारी बताया है मेगास्थनीज ने, उसने अलग अलग तरीके से नाम दिया है। तो अगला अधिकारियों को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले लिखिए इनका न्याय व्यवस्था। यहां पे भी 2 तीर्थ मिलेंगे, 2 अधिकारी मिलेंगे आपको। न्याय व्यवस्था, या मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था बोल सकते हो, या न्यायिक प्रणाली बोल सकते हो। तो आजकल जो न्यायालय होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पता है? न्यायालय 2 ही प्रकार होते हैं बस, एक तो दीवानी और एक फौजदारी। ठीक, मस्तानी मत बोल देना। ठीक, फौजदारी। दीवानी मतलब होता है सिविल कोर्ट। ठीक, जहां पे संपत्ति संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं आपके। संपत्ति, पैसा, धन, जमीन जायदाद, ऐसे केस सुनवाए जाते हैं, इसको बोलते हैं दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट बोलते हैं। एक होता है फौजदारी, मतलब क्रिमिनल कोर्ट। ठीक, क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ पे अपराध, हत्या, ये सब चीजें जो क्रिमिनल है, क्राइम है, इनसे संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। ठीक, तो इस समय भी 2 प्रकार के कोर्ट थे। तो सोच सकते हो कि कितना व्यवस्थित था उस जमाने में भी। आज से 2500 साल पहले भी बोल सकते हो, चाणक्य ने इतना अच्छा सिस्टम बना के दिया है। इसलिए सब चीज हमको पढ़ना होता है। सीधे सीधे आपको पूछेगा कि मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था, फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था, दीवानी न्यायालय के जज को क्या बोलते थे, ऐसे प्रश्न आपको बनते हैं यहां से। तो न्याय व्यवस्था में हमको पहले तो पॉइंट याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय थे, जैसे आज होते हैं वैसे ही। न्यायालय मतलब कोर्ट। पहला है धर्मस्थीय या धर्मस्थनीय
धर्मस्थी लिख सकते हो या धर्मस्थनीय लिख सकते हो, एक ही मतलब है। ठीक, धर्मस्थी या धर्मस्थनीय एक ही मतलब है इसका। धर्मस्थलीय न्यायालय ये क्या था? ये था दीवानी न्यायालय। सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? सिविल कोड बोल सकते हो। इसका मतलब यहां पे संपत्ति संबंधित विवाद सुलझाए जाते थे, उनकी सुनवाई होती थी। जमीन जायदाद हो गया, संपत्ति हो गया, खेत को लेकर के, चारागाह को लेकर के, सड़क को लेकर के, जो संपत्तियों से संबंधित विवाद की सुनवाई होती थी, जिसको हम लोग दीवानी न्यायालय बोलते हैं, इसको मौर्य काल में कहा गया था धर्मस्थलीय न्यायालय। संपत्ति विवाद, ठीक, आप यहां पे लिख ले, दीवानी न्यायालय का मतलब होता है यहां पे संपत्ति विवाद की सुनवाई होती थी। तो ये आज भी होता है ऐसा, तो सिविल कोड बोल देते हैं, दीवानी न्यायालय बोलते हैं। तो सीधे सीधे आपको पूछेगा धर्मस्थली न्यायालय क्या था मौर्य काल में, तो उस समय का ये दीवानी न्यायालय हुआ करता था। ठीक, अब दूसरा प्रश्न आपको बनेगा कि धर्मस्थली न्यायालय या दीवानी न्यायालय के जज को क्या बोलते थे, इसके न्यायाधीश को क्या बोलते थे? तो इसका जो न्यायाधीश था, जो जज था, वो कहलाता है व्यवहारिक। ये भी एक तीर्थ हो गया। बताया था आपको 18 प्रकार के तीर्थ हैं, उसमें से एक ये भी है व्यवहारिक। तो हमको 12-15 तो याद करना ही पड़ जाता है। अब इसको मैं वहां पे नोट करा सकता था, लेकिन मैं बोला टॉपिक हिसाब से आपको एक कहानी ऐसा याद रहता है। पूरा न्याय व्यवस्था को अलग टॉपिक पढ़ेंगे, सेना को अलग टॉपिक पढ़ो, इससे पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाता है थोड़ा सा। वहां पे केवल रटने ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे पूरा न्याय व्यवस्था के बारे में एक साथ, गुप्तचर व्यवस्था पूरा एक साथ। तो धर्मस्थली न्यायालय कहा जाता था मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को। दीवानी न्यायालय मतलब जहां पे संपत्ति विवाद सुलझाए जाते हैं, जमीन जायदाद संबंधित विवाद सुलझाए जाते हैं। और इसके जज को कहा गया व्यवहारिक। सीधे सीधे आपको पूछेगा व्यवहारिक, तो व्यवहारिक मतलब धर्मस्थली न्यायालय का न्यायाधीश या जज। दूसरा न्यायालय है कंटक शोधन। नाम भी इसका आसानी से आप समझ सकते हो ये क्या मतलब होता है। कंटक मतलब जो कांटे हैं, शोध उसको साफ करने वाला। कांटे मतलब समाज के जो अपराधी हैं उनको बोला जा रहा है यहाँ पे, जो अपराधी है उनको सुधारने वाला, उनको साफ करने वाला। तो सिंपल सा मतलब ही है, कंटक मतलब कांटे, उनको शोध करने वाला, सफाई करने वाला। मतलब बात हो रही है फौजदारी न्यायालय की, क्रिमिनल कोर्ट की। तो सीधे सीधे आपको प्रश्न बनेगा कि मौर्य साम्राज्य में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था, या अपराध संबंधी विषयों के लिए कौन सा न्यायालय होता था? तो कंटक शोधन। राज्य के कांटों को दूर करना, साफ करना, इसका मतलब होता है, कांटे मतलब वही अपराधी आपके। ठीक, तो यहां पे आपको एक पॉइंट जानना है कि फौजदारी न्यायालय मतलब यहां पे अपराध, ये आपराधिक न्यायालय था। आपराधिक न्यायालय बोल सकते हो आप, क्रिमिनल कोर्ट इसको बोल सकते हो। और यहां का जो जज था, यहां के जज को बोलते हैं प्रदिष्टा। प्रदिष्टा ये भी एक अधिकारी हो गया। तो सब 18 तीर्थ में शामिल थे व्यवहारिक, प्रतिष्ठा। तो ये आपका न्याय व्यवस्था। तो वर्तमान में जैसे हमारा न्यायालय दो प्रकार का होता है, वैसे ही यहां पे भी दो प्रकार के न्यायालय थे, दीवानी और फौजदारी, जिनको कहा गया धर्मस्थली और कंटक शोधन। तो आपको पूरे स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, इसलिए ऐसा पूरा टॉपिक वैसे हमको पढ़ना चाहिए। व्यवहारिक भी एक तीर्थ है, प्रतिष्ठा भी एक तीर्थ है। व्यवहारिक मतलब धर्मस्थली न्यायालय का या दीवानी न्यायालय का जज, प्रतिष्ठा मतलब कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय का जज बोल सकते हो आप। तो ये हो गया न्याय व्यवस्था। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। तो दो अधिकारी आपको और मिल गए प्रशासन में, व्यवहारिक और प्रतिष्ठा। वैसे अगर बात करें हम लोग इनके गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, यहां से भी कई बार प्रश्न आपको आ गया है। तो सोचिए आज से इतने साल पहले अर्थशास्त्र ने इस व्यवस्था के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है।
चाणक्य को पता था गुप्तचर व्यवस्था किसी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है अर्थशास्त्र में। बहुत आप आजकल देखेंगे हर देश के पास अपनी अपनी सुरक्षा एजेंसी होती है, गुप्तचर होते हैं आपके पास, ठीक, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, बड़े बड़े गुप्तचर लोग होते हैं आपका, अलग अलग देशों में सबके गुप्तचर घूम रहे हैं, बोल सकते हैं हमको पता भी नहीं है। चाणक्य जानता था कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचर कितने महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न तो आपको बनेगा कि मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो एक शब्द आता है गुड़ पुरुष। ठीक, सीधे सीधे पूछेगा गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो गुड़ पुरुष। ठीक, इसको लिखना चाहो तो पूरा ऐसे लिख लीजिए कि मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। सीधे सीधे आपको पूछ सकता है कि गुप्तचरों को क्या कहा जाता था या गुड़ पुरुष क्या था, तो गुप्तचर। अब गुप्तचर का काम क्या होता है, खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करना, जो भी आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, जो दुश्मन है, उनके बारे में नजर रखना, सारी सूचना अपने अधिकारियों तक पहुंचाना, यही सब आपका। तो पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। ठीक, यहां तक कि गुप्तचर इतने पावरफुल थे, चाणक्य ने तो 18 प्रकार के जो अधिकारी थे उनकी गुप्तचर, उनके लिए भी गुप्तचर बनवाए थे। ये अधिकारी भी ठीक से काम करते हैं कि नहीं करके, मतलब सोच सकते हो कि चाणक्य बुद्धिमान थे, इतना बुद्धिमान कि अधिकारी भी अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो गुप्तचर उसकी सूचना उसको देते थे। ठीक, तो गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही यहाँ पे शक्तिशाली हमको देखने मिलती है। तो पहला प्रश्न बनता है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो गुड़ पुरुष कहा जाता था। दूसरा प्रश्न बनता है गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे। तो ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ने से आपका थोड़ा एक याद जल्दी होता है, बोल सकते हो। और ये कई बार आए हुए हैं, गुप्तचर को क्या बोलते थे, गुप्तचरों के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते थे, एक होता है संस्था और दूसरा होता है संचार या संचारा बोलते हैं, संस्था और संचार। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, मौर्य काल में गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, संस्था या संचार, संस्था और एक संचार। देखो संचार का मतलब क्या होता है, संचार मतलब जो बह रहा है, संचारित हो रहा है। ठीक, तो ऐसे गुप्तचर जो इधर से उधर घूमते रहते थे। ठीक, कोई फेरी वाला बन के घूम रहा है, ठीक, कोई आपको बोल सकते हो कि यात्री बन के घूम रहा है। ठीक, देखे होंगे ऐसे काम करते हैं स्पाई लोग, मूवी वगैरह में देखे होंगे जासूस लोग आपका। ठीक, और जो एक ही जगह पे स्थिर है, संचार मतलब जो घूम रहे हैं, और जो एक ही जगह पे स्थित है, कहीं पे नाई दुकान वाला बन के बैठा है, वो कहीं पे पान बेच रहा है, कहीं पे कुछ दूध वाला बन के घूम रहा है, ऐसे सब ऐसे गुप्तचर के अलग अलग प्रकार होते थे। तो एक ही जगह पे स्थित होते थे, स्थिर होते थे, इनको बोला गया संस्था। और जो भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे, उनको बोला गया संचार। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर रहकर, एक ही स्थान पर रहने वाले लिख सकते हो सरल भाषा में, एक ही स्थान पर रहने वाले या एक जगह पर रहकर गुप्तचर का कार्य करने वाले बोल सकते हो। और ये थे भ्रमण करने वाले गुप्तचर, कोई दूध वाला बन के घूम रहा है। आप सुने होंगे कहानी, तो हमारे जो एनएसए हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उनकी कहानी सुने होंगे, पाकिस्तान में 7 साल रहे हैं वो। ठीक, क्या क्या काम नहीं किए वो गुप्तचर बन बन के आपका। और जब अमृतसर में जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, वहां पे जब खालिस्तानी आतंकवादियों का कब्जा हो गया था, वहां पे भी जासूसी किए थे वो। आज हमारे देश के पूरे सबसे बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल। ठीक, तो वहां वैसे रिक्शा से चलाते घूमते रहते थे वहां आसपास, एक एक चीज को देखने के लिए, और फिर कैसे वहां पे हम अटैक करेंगे, कैसे आतंकवादियों से छुड़ाएंगे गोल्डन टेम्पल को। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बोल सकते हो चाणक्य ने व्याख्या किया है, भ्रमण करने वाले गुप्तचर। तो जो एक ही जगह पे स्थिर रहते थे इनको कहा गया संस्था, और जो घूमते रहते थे, भ्रमण करते थे, इनको बोला गया संचार। भ्रमणशील गुप्तचर आप इसको बोल सकते हो। अब इनके भी बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, लेकिन खैर इतना हमारा पर्याप्त है। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट आपको याद है, गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी आपको बोलेगा वह है महामात्य सर्प। गुप्तचर विभाग का प्रमुख, तो अमात्य मतलब मंत्री होता है, यह है महामात्य सर्प, या सर्प महामात्य लिखा रहता है, उल्टा भी लिख सकते हो इसको आप, सर्प महामात्य या महामात्य सर्प कहा जाता है।
तो इतना आपको जानना है गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। कई प्रकार की गुप्तचर बताए हैं, बहुत जटिल है, बहुत बड़ा ग्रंथ है शास्त्र, आपको बताया है 15 अध्याय है, हर एक चीज के बारे में व्याख्या की गई है। कितने प्रकार के गुप्तचर होते हैं बताया, कि कोई विद्यार्थी के रूप में रह के एक जगह पे बैठे रहता था, स्टूडेंट बन के कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, कोई सन्यासी बन के घूमते रहता था, ऐसे से गुप्तचर बताए हैं, कोई भिखारी बन के घूमते रहता था, इतने प्रकार के गुप्तचर बताए हैं। तो काफी बोल सकते हो तो व्यवस्थित तरीके से गुप्तचर व्यवस्था चलाता था चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में, सब बारे में लिखा हुआ है। कोई ज्योतिष बन के घूम रहा है, कोई बोल सकते हो नर्तक बन के, डांसर बन के घूम रहा है आपका, तो ऐसे बहुत सारे गुप्तचर बताए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी मौर्य प्रशासन की। फिर अगर बात करें हम लोग सेना की, तो हमने देख लिया न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, अब देखते हैं सैन्य व्यवस्था, सेना। सीधे सीधे आपको प्रश्न बन सकता है कि मौर्य काल में या अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के कितने अंग थे। सैन्य व्यवस्था या सेना बोल सकते हो, सेना या सेना का जो प्रशासन है वो कैसे होता था। तो हमने देखा न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था के बारे में, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, अब इनकी सेना के बारे में कि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कितने प्रकार की सेना बताए हैं। तो एक शब्द आता है अर्थशास्त्र में चतुरंगड़ी सेना। चतुरंगड़ी मतलब 4 अंग, सेना के 4 अंग हुआ करते थे। एक होता है पैदल सेना, देखे होंगे सब बेचारे सबसे पहले उन्हीं दौड़ते आते हैं आक्रमण करके, सबसे पहले उन्हीं लोग मरते हैं। फिर उनके पीछे होता है रथ सेना, ठीक, और घोड़े वाले होते हैं अश्वारोही सेना, घुड़सवार सेना, और एक होता है हाथी वाले। भारतीय सेना का सबसे प्रमुख अंग हुआ करता था हाथी, हस्ती सेना, ठीक, हस्ती मतलब हाथी बोला गया है। तो सीधे सीधे प्रश्न आपको बन सकता है, तो याद रखिएगा मौर्य प्रशासन में जो सेना व्यवस्था थी इसको नाम दिया गया था चतुरंगड़ी सेना। चतुरंगड़ी सेना। अर्थशास्त्र में सेना के 4 अंग बताए गए हैं, सेना के 4 अंग बताए गए हैं। एक को कहा गया है पद सेना, पद सेना मतलब पैदल सेना। फिर घुड़सवार सेना मतलब अश्वारोही, इनको संस्कृत में लिखा गया अश्वारोही सेना। रथ सेना, जो बड़े बड़े सेनापति होते थे रथ में बैठे रहते थे पीछे में, उन्हीं लोग बेचारे आक्रमण बोलते थे, दौड़ दे मर जाते थे पैदल वाले। और आखिरी में हाथी वाले, हस्ती सेना, ठीक। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, सेम चीज हमको गुप्त काल में भी देखने मिलता है, बहुत सारी चीजें कॉमन है। अब देखो अगर आपको पूछे कि पैदल सेना का अध्यक्ष कौन होता था, तो पैदल सेना को बोलते हैं पद सेना, ठीक। पैदल मतलब पद, पद मतलब पैर आपका, तो उसका अध्यक्ष होगा पत्याध्यक्ष, ठीक। इन सब के सेना प्रमुख भी हुआ करते थे, ठीक, इनके प्रमुख हुआ करते थे पत्याध्यक्ष। पद मतलब पैदल। घुड़सवार को बोलते हैं अश्वारोही सेना, उसका प्रमुख हो जाएगा अश्वाध्यक्ष, ठीक। तो इसको एकदम कठिन भी नहीं है, चाहो तो आप याद रख सकते हो। घुड़सवार मतलब अश्वारोही सेना, अश्व मतलब घोड़ा, ठीक। तो इसका प्रमुख कहलाता था अश्वाध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, अश्व मतलब घोड़ा, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। रथ वाले का हो गया रथाध्यक्ष हो गया, रथ का हो गया प्रमुख रथाध्यक्ष, रथ सेना का। और हाथी वाली सेना को कहा गया हस्ती सेना, इसका प्रमुख था हस्ताध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष या हस्त्याध्यक्ष, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो बस इतना ध्यान देना है आपको, कितने प्रकार की सेना थी, कौन सा सेना का प्रकार नहीं था, ये सब आपको। तो 4 अंक बताए हैं। और सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, पीछे में लिखा हुआ है सेनापति, वो भी एक तीर्थ था, ठीक। तो ये ध्यान देना है आपको। मेगस्थनीज ने लिखा है अपने इंडिका में कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना हुआ करती थी करके, 6 लाख पैदल सेना बताया है, इसके अलावा 30,000 घुड़सवार सेना थे। तो सेना का एक वर्णन तो हमको मिलता है अर्थशास्त्र में, कितने प्रकार की सेना थी। वैसे इसके बारे में बहुत कुछ बताया है मेगस्थनीज ने, ठीक। मेगस्थनीज ने क्या बताया है उसको भी यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, ताकि एक जगह पे सब कुछ हमारा रहे। आप लिख सकते हो कि मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज के अनुसार सेना का प्रशासन,
सेना को ये मैनेज कैसे करते थे, उसका शासन कैसे चलता था, तो ये 6 समितियों के द्वारा होता था। इस पॉइंट को बस आप याद रखिएगा, 6 समितियों के द्वारा होता था। सेम चीज इसने नगर के बारे में भी बोला है मेगस्थनीज ने। जब हम लोग नगर के बारे में मेगस्थनीज को बताऊंगा वहां पे भी सेम चीज लिखते हैं, 6 समितियों के द्वारा होता था। मतलब 6 समिति थी जो मिलकर सेना को चलाती थी। सेना को मैनेज करने के लिए, उनको प्रबंधित करने के लिए 6 समिति बनी हुई थी, और हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। इसको भी आप यहां लिखना चाहते हो लिख लो कि प्रत्येक समिति में, क्योंकि आजकल ऐसे कथन वाले प्रश्न बन रहे हैं, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। मतलब कुल कितने सदस्य हो गए, हर समिति में 5-5, मतलब लगभग 30 सदस्य। सेम चीज इसने नगर के बारे में भी बताया है। जैसे आज हमारे नगर में बहुत सारे वार्ड होते हैं, हर वार्ड का एक पार्षद होता है, वैसे ही फिर मिलकर सब समिति भी बनाते हैं। कोई बिजली का काम देख रहा है, कोई सड़क का काम देख रहा है, तो मेगस्थनीज ने सेम चीज नगर के बारे में भी बताया है। नगर के बारे में भी इसने बताया कि 6 समिति से नगर चलता था और सब में 5-5 सदस्य होते थे। और सेम चीज इसने सेना के बारे में भी बोला है। तो कुल 30 सदस्य, कुल 30 सदस्यों से इनके सेना का प्रशासन होता था, सैन्य प्रशासन संचालित होती थी। तो बहुत अच्छा फैक्ट है ये, आ सकता है आपको मेगस्थनीज ने क्या बताया है। तो मेगस्थनीज ने बताया है कि सेना का जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, वो 6 समितियों के द्वारा होता था। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे, मतलब कुल 30 सदस्य। इसको याद रखिएगा, क्योंकि सेम चीज इसने नगर प्रशासन के बारे में भी बोला है मेगस्थनीज ने। अब देखो कौन कौन सी 6 समिति थी। 4 तो यही हो गया, एक जो पैदल सेना को देख रहा है उसको बोलेंगे एक समिति वो हो गई, एक जो घुड़सवार सेना को देख रही है उस एक समिति वो हो गई, ठीक। एक हो गया आपका रथ वाला, एक हो गया हाथी वाला, ठीक। 2 बच जाते हैं, एक आपका था नौसेना, जो जल सेना हुआ करती थी, उसको उसके व्यवस्था को देखती थी। और एक आपका बच जाता है जो रसद सामग्री जो होती है, युद्ध के जो हथियार है, ठीक, जो रथ सामग्री हो गया, रथ हो गया, युद्ध की सामग्री हो गई, हथियार हो गए, इनको जो मैनेज करता था, ठीक। तो एक समिति हाथी वाली सेना को प्रबंधित करती थी, एक रथ को, एक घुड़सवार को, एक पैदल को, एक जल वाली सेना को, नौसेना जिसको बोलते हैं, नेवी बोल देते हैं हम लोग, और एक आपका जो हथियार वगैरह था, युद्ध की जो सामग्री है, उनको मैनेज करती थी। तो ऐसे 6 समिति हुआ करती थी। तो इसको आपको ध्यान देना कि 6 समिति बताए हैं मेगस्थनीज ने। तो ये हमारा हो गया सेना। तो प्रशासन में कुछ अधिकारी हमने देखा, न्याय व्यवस्था देखा, गुप्तचर व्यवस्था देखा और सेना। इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे अब अध्यक्षों को। यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके। तो 18 प्रकार के तीर्थ के अलावा अर्थशास्त्र में 27 प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन है। कहीं 25 मिलेगा, कहीं 27 मिलेगा। जो सबसे ज्यादा सोर्स है वो 27 प्रकार के अध्यक्ष हमको पता चलता है, मतलब और भी अधिकारी थे, ठीक। तो हमको कुछ अध्यक्ष याद रखना है, 27 को नहीं जानना है, लेकिन कम से कम 8-10 यहां पे हमको जानना है। आप लिख सकते हो कि अध्यक्ष, अध्यक्ष यहां पे लिख सकते हैं हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में 27 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन या उल्लेख किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अध्यक्ष मतलब अलग अलग विभाग के अधिकारी थे, ठीक। तो हमको कुछ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 तो कई बार आपको पूछ चुका है इसमें से। तो जैसे सबसे बड़े अधिकारियों को तीर्थ बोला गया है, उनकी संख्या 18 थी, जिसमें से 10-12 हमने देख लिया। वैसे ही अलग अलग विभाग को चलाने के लिए और भी अधिकारी थे, अध्यक्ष बोलते हैं जिनको, ठीक। जिसमें से 5-6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लक्षण और अध्यक्ष मिलकर बन गए लक्षणाध्यक्ष। ये क्या था आपका, तो ये बोल सकते हो ये आय व्यय का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी, उसको बोला गया है, ठीक। या सॉरी, लक्षणाध्यक्ष एक्चुअल में होता था ये आपका टकसाल का अधिकारी। टकसाल मतलब जहां पे मुद्रा या सिक्के जारी होते हैं, टकसाल का प्रमुख आप लिख सकते हो, टकसाल का अध्यक्ष लिख सकते हो। टकसाल मतलब मुद्रा विभाग बोल सकते हो, उसका अध्यक्ष। तो यहां से जो बता रहा हूं उतना आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा या टकसाल का अध्यक्ष बोल सकते हो इसको आप। जहां पे सिक्के जारी किए जाते थे, मुद्रा जारी की जाती थी, उसको बोलते हैं टकसाल, जहां सिक्कों की ढलाई की जाती है,
उसका प्रमुख हुआ करता था। दूसरा आपको याद रखना है पणयाध्यक्ष। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहां पढ़ मतलब इनकी राजकीय मुद्रा हुआ करती थी। पणयाध्यक्ष ये क्या था, व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख हुआ करता था। ये आपको लिखा रहेगा वाणिज्य या व्यापार। तो व्यापार एवं वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पणयाध्यक्ष कहा गया है। तीसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सीताध्यक्ष। एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं मौर्य काल में सीता का मतलब क्या था। सीधे सीधे प्रश्न आपको बनता है। तो पहले तो सीता का मतलब समझ लीजिए। यह प्रश्न आपको सीधे सीधे आ सकता है कि मौर्य काल में या अर्थशास्त्र में सीता का अर्थ क्या है करके। तो वैदिक काल में मैं आपको बताया था कि हल से बनी हुई रेखाएं जो होती थी, जो नालियां होती थी, उसको बोलते थे सीता। सीता का मतलब हमेशा जमीन या कृषि से संबंधित होता है। ठीक, तो देखो जमीन कई प्रकार के हुआ करते थे। ऐसी भूमि जो सीधे सीधे सम्राट के अंडर में आती है, सीधे सीधे सरकार के पास में है, इसको हम लोग बोलते हैं सरकारी जमीन बोल सकते हो आप। ठीक, राजकीय भूमि बोला जाता है। उस राजकीय भूमि से जो राजा को या साम्राज्य को जो आय प्राप्त होता था उसको बोला गया सीता। ठीक, केवल आपको इतना ही याद रखना है कि राजकीय भूमि मतलब जो सरकारी जमीन है, जो सीधे सीधे सम्राट के अधीन में आती थी, जो सीधे सीधे सम्राट के नियंत्रण में होती थी, इससे जो राजस्व मिलता था, जो टैक्स मिलता था, जो इनकम मिलता था, इसको कहा गया है सीता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और बस इसी जमीन को जो मेंटेन करता था, जो राजकीय भूमि का प्रमुख होता था, उसको बोल दिए सीताध्यक्ष। ठीक, तो राजकीय भूमि का ऐसी जमीन जो सीधे सीधे सम्राट के कंट्रोल में आती थी, राजकीय भूमि या राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष बोल देते हैं इसको। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीता और उसको मेंटेन करता था सीताध्यक्ष। तो ये ध्यान हमको देना है। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट है कूप्याध्यक्ष। कूप्याध्यक्ष मतलब वन विभाग का अध्यक्ष। कूप्या विभाग, बस याद रखिए आप लोग, वन विभाग। वन विभाग का अध्यक्ष है कूप्याध्यक्ष। एक है पौतवाध्यक्ष। पौतवा यह है माप तौल विभाग। सोचिए इतने सारे डिपार्टमेंट उस जमाने में थे, मतलब कितना कुशलता से, कितना दिमाग लगा के इतने बड़े शासन को संचालित किया जाता था। यह सब लिखा है अर्थशास्त्र में, इसीलिए उसको इतना महान माना जाता है, चाणक्य को, अर्थशास्त्र को। उस जमाने में इतने बेहतरीन शासन व्यवस्था कि इतने बड़े अखंड भारत का निर्माण हो पाया, इतने बड़े देश को ये संभाल पाए। तो काफी जटिल है, बहुत बड़ा है अर्थशास्त्र, काफी कुछ इसमें हमको मिलता है मौर्य काल के बारे में। तो ये भी आपको याद रखना है, पौतवाध्यक्ष मतलब माप तौल। इसके अलावा एक याद रखिए आप लोग, विविताध्यक्ष। आगे आपको एक टैक्स के बारे में बताऊंगा, विविध नाम का एक कर हुआ करता था, जो चारागाह भूमि से कई प्रकार के टैक्स हमको पढ़ने आगे। तो विविताध्यक्ष होता था जो चारागाह भूमि होती थी, जहां पशुओं को चराया जाता था, उस भूमि का प्रमुख होता था। ये उन सबको प्रबंधित करने का काम होता था विविताध्यक्ष। या आप लिख सकते हो चारागाहों का अध्यक्ष, सिंपल सा चारागाह, बस आपको याद रखना है। ठीक, तो इतने आपको याद रखनी है। चलिए दो चार आपको और नोट करा दूंगा, इतने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। पणयाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, कूप्याध्यक्ष, विविताध्यक्ष, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको देखो नाम से पता चल जाते हैं। देवताध्यक्ष लिखा रहेगा, देवता मतलब मंदिर विभाग को जो देखता था। ठीक, जो धार्मिक प्रमुख हुआ करता था, बोल सकते हो धार्मिक मामलों को देवता था, देखता था, उनको बोल दिए। फिर एक मिलता है आपको पत्तनाध्यक्ष। पत्तन मतलब क्या होता है, सीता मतलब याद रखिएगा जो सरकारी जमीन होती थी। सरकारी जमीन मतलब उसको बोलते हैं राजकीय भूमि, जो सीधे सीधे सम्राट की जमीन होती थी। ठीक, जिससे जो भी इनकम मिलता था, जो भी राजस्व मिलता था, वो सीधे सम्राट के पास जाता था। उस राजकीय भूमि को जो मेंटेन करता था, उस भूमि का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, वो था सीताध्यक्ष। ठीक, सीता याद रखिएगा। राजकीय जमीन से जो हमको टैक्स मिलता था, जो आय प्राप्त होती थी, उसको सीता बोलते थे यहाँ पे। ठीक, पत्तन मतलब क्या होता है, पोर्ट, बंदरगाह बोलते हैं ना पत्तन। पत्तन मतलब, तो ऐसे ही आपको पूछे कि पत्तनाध्यक्ष क्या था, तो बंदरगाह का अध्यक्ष हो गया। ठीक, बहुत आसान है आपका। सूराध्यक्ष, सूरा मतलब क्या होता है,
सुअर नहीं बोल रहा हूं भाई, सुरा। आपको वेदों में बताया था 2 प्रकार के पेय बताए गए हैं, एक सोमरस जिसको देवता लोग पीते थे, और जिसको आजकल इंसान लोग पीते हैं उसको बोलते हैं सूरा, जिसको पहले राक्षस लोग पीते थे। ठीक, सूराध्यक्ष। सूरा मतलब शराब। ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है शराब या मादक पदार्थ। अरे जैसे आजकल आबकारी विभाग होता है, ये उस समय का आबकारी विभाग था। ठीक, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। लोहाध्यक्ष बोल दे, लोहा मतलब धातु, धातु विभाग का प्रमुख। ऐसे बहुत सारे अधिकारी बताए गए हैं। मुद्रा बोल देगा, मुद्राध्यक्ष मतलब पासपोर्ट, जो विदेशी नागरिक आते थे उनको जारी की जाती थी परमिशन, मुद्रा, है सब आपका, सबका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो फिलहाल इतने याद रखें, बचा कुचा को और डिस्कस करेंगे। फिर मेगास्थनीज ने कौन कौन से अधिकारी बताए हैं वो देखेंगे। मेगास्थनीज 2-3 प्रकार के अधिकारी और बताया हुआ है। उसके बाद फिर हमारा जाएंगे उनके फिर अर्थव्यवस्था के बारे में। टैक्स बहुत ज्यादा पूछता है आपको, 5-6 टैक्स आपको सीधे सीधे पूछ सकता है। वित्त क्या है, प्रणय क्या है, आपातकाल में किस प्रकार का कर लगाया जाता था, ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं। फिर देखेंगे इनका समाज। ठीक, चलिए फिर कल कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक, थैंक यू।